हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एलन बायोलॉजी क्लासेस। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं अपने लोग जेनेटिक्स, जो 12th क्लास की जो है अपनी 5th चैप्टर है, इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे ऑलमोस्ट देखेंगे बात करने को होगा, तो हम लोग जो है बात कर रहे थे ऑलमोस्ट जो है प्रीमेंडेलियन के बारे में। जितनी भी बात था सब बात कर चुके थे कि प्रीमेंडेलियन क्या है, उसमें कितने साइंटिस्ट इन्वॉल्व था, सारे के सारे बातें हम लोगों ने करी। अब जो है बात थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाना है, तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे ठीक है, थोड़ी सी रिफ्लेक्शन ज़्यादा आ रही है। चलिए, तो यहाँ पे अपन देखने वाले हैं कि इस जगह पे एक तो चीज़ देखेंगे कि मेंडेलियन कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। और मेंडेलियन में जहाँ तक अपन बात करेंगे कि इसकी थोड़ी सी बायोग्राफी देखेंगे कि क्या क्या है, कहाँ पैदा हुए, क्या काम करते थे, किस पे इनके एक्सपेरिमेंट है, किन पे इनकी एक्सपेरिमेंट फेल हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट जो है उस चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट मतलब की एस्पेक्ट है। थोड़ा सा बायोग्राफी इसकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट मैं एक ही सांस में बताता हूँ कि ये क्या काम करते थे, कैसे करते थे, क्या क्या इनका एक्सपेरिमेंटिंग मटेरियल था, किस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, किस पे इन्होंने फेल किया, और क्या वजह रही जिसकी वजह से जो है इन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट करी, और क्या वजह रही जो ये इन्होंने फेल करके। ठीक है, तो ढेर सारी बातें जो है अब सॉरी, ढेर सारी बातें करने को होगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो बात करेंगे अपने लोग, चलिए मेंडेलियन के बारे में बात करेंगे। मेंडेलियन कॉन्सेप्ट के बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है ना, मेंडेलिज्म बोले तो मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, मेंडेलिज्म बोले तो मेंडेलीव नहीं, मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। ये क्या है आखिर, ये बात क्या है, मेंडेलियन कॉन्सेप्ट क्या है? कहा कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल proof by Mendel on genetics and description of mechanism of hereditary process, hereditary process and formulation। ठीक है ना, formulation of principle is known as मेंडलिज्म। इसको क्या बोलते हैं? मेंडलिज्म बोलते हैं। अब क्या कंडीशन है, जो मेंडल ने वर्क करा था, तो मतलब कि इनके बारे में थोड़ा सा मेंडल भाई साहब के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? ये देने वाले कौन थे? मेंडल, इसीलिए इसको क्या कह दिया? मेंडलिज्म। तो इनकी थोड़ी सी बायोग्राफी, ठीक है ना, इनकी थोड़ी सी बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे, मतलब इसकी जीवनी के बारे में। इनकी जीवनी क्या है? ये पैदा हुए बॉर्न इन 22 जुलाई 1822 को, ठीक है ना। ही डाइड इन 1884। इतनी बात याद रखना कि 1822 में पैदा हुए और 1884 में 1884 में क्या हुआ, इनकी डेथ हो गई। तो ऑलमोस्ट कितने दिन जिए भैया, आप कर सकते हो? 62 ईयर्स जो है इन्होंने जिए। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे इनके एक्सपेरिमेंटिंग मटेरियल था हिज
एक्सपेरिमेंटिंग मटेरियल इज, क्या था, गार्डन पी, गार्डन पी, मटर, समझते ना, गार्डन पी, इसको, इसका साइंटिफिक नेम है पायसम सटाइवम, पायसम सटाइवम, क्या है, पायसम सटाइवम। कहा जाता है कि डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विद द स्वीट पी। इन्होंने क्या किए हैं, गार्डन पी पे, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विथ, क्या भैया, स्वीट पी, क्योंकि स्वीट पी का जो साइंटिफिक नेम होता है लेथायरस ओडोरेटस, लेथायरस ओडोरेटस। तो कन्फ्यूजन नहीं करना है स्वीट पी और गार्डन पी में। इनका एक्सपेरिमेंटिंग मटेरियल क्या था, गार्डन पी, नॉट स्वीट पी, ठीक है ना। स्वीट पी लेथायरस ओडोरेटस, दैट मीन्स कि आप लोग हमारे बिहार में जाने जाते हैं खेसारी के नाम से, जिससे मतलब कि पैरालिसिस का शिकायत होता है, जिसमें जानेंगे उस डिजीज़ के बारे में, जाने दीजिए अभी, ठीक है ना। तो मेंडलिज्म समझ गए, मेंडल के एक्सपेरिमेंटिंग मटेरियल समझ गए। अभी और हमारी जो है मेंडल की बायोग्राफी में चलेगा, कहाँ पैदा हुए, किस तरीके से अपन बात करेंगे। तो मेंडल भाई साहब की बायोग्राफी चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने को बात करेंगे कि ये बॉर्न कहाँ हुए, बॉर्न इन, किस जगह पे पैदा हुए, इसके बारे में अपन थोड़े सा जो है इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि किस जगह पे पैदा हुए, तो क्या काम करते थे, ठीक है ना। तो इनकी थोड़ी सी अपन बात करें तो इनको इनका जो है जगह के नाम जो बताएंगे कि किस जगह पे पैदा हुआ। तो इन दिखता क्या, हिंजेनडॉर्फ, कहाँ, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ऑफ सिलेशिया विलेज, ऑफ सिलेशिया विलेज, सिलेशिया नाम के गांव में कोई जगह है हिंजेनडॉर्फ ऑस्ट्रिया में, वहाँ पे एक गांव है सिलेशिया नाम के, उस जगह पे हुए। और ये वर्क करते थे, वर्कड एट, एक मठाधीश थे, मठ में महंत थे, मॉन्क, ठीक है ना। कहाँ पे वर्क करते थे, वर्कड एट, ठीक है ना, ऑगस्टिनियन मोनास्ट्री एज अ monk, as a monk of Brunn city of ऑस्ट्रिया, ठीक है ना। अगस्टियन कोई मोनास्ट्री था, एक मठ था जिसमें मॉन्क के काम करते थे वो, ठीक है ना। हो सकता है फादर, समझ में आ रहा है ना, जैसे मान लो कि वो लोग तो समझ में आ रहा है ना, तो वो लोग ज़्यादा क्रिश्चियन होते हैं तो हो सकता है कि फादर होंगे, ठीक है ना, वहाँ पे ब्रुन सिटी में। अब इनके बारे में जैसे ही बात करें तो इनकी जो है पोस्टुलेट आई, और इसमें जैसे ही बात करते हैं एक्सपेरिमेंटिंग मटेरियल के कंडीशन में, ये प्रॉपर वर्क जिस पे करे उसकी बात करते हैं। तो इन्होंने वर्कड ऑन, ठीक है ना, पी प्लांट, और इसके कंडीशन में जैसे बात करें तो इसके एक्सपेरिमेंटिंग की थेसिस का टाइटल क्या था, टाइटल का भी बात करेंगे। प्रॉपर ही रॉट द टाइटल एज अ
द पेपर he wrote टाइटल एज अ, ठीक है ना, एज अ टाइटल वॉच, ऐसे लिख लो, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। और कब से कब तक इनकी वॉक हुई, 1856 से लेकर के 1863। तो ऑलमोस्ट इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने साल किए, तो 7 ईयर्स जो है इन्होंने इस पे वर्क किए। याद रहेगा ना कितने साल, बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डेट आपको दे दिया कि कितने साल जिंदा रहे, ये भी हो सकता है क्वेश्चंस। तो अब क्या है कि इसके बाद जो है इनकी मृत्यु हो गई। he died in 1884, 1884 ईस्वी में, विदाउट एनी रिकॉग्नाइजेशंस और एनी रिवॉर्ड, ठीक है ना। he died in 1884 without any recognition और अवार्ड, ठीक है। अब जो कंडीशन है कि यहाँ पे जो पब्लिश हुई इनकी पेपर, हिज पेपर was published in preceding of Brune Natural, ठीक है ना, हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी इन 1866 1865 तक तो काम, 63 तक तो काम करे। उससे पहले इनकी मतलब कि एक्सपेरिमेंट की कहीं पे कोई चर्चा नहीं करी गई, मतलब कि सर्कुलेशन वहाँ पे बहुत ही डाउन था। मतलब कि जो पेपर की जो सर्कुलेशन होगा, जैसे मार्केट में मान लो कि किसी की प्रचार होता है, किसी की एडवर्टाइज होती है, तो उसका सर्कुलेशन, उसका रोटेशन जो है बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कि आजू बाजू के लोग उसके बाजू, मतलब कि इसमें सर्कुलेट करना, एक सर्किल बना करके, एटमॉस्फेयर बना करके उसको सर्कुलेट करवाना है सब जगह। तो ये सर्कुलेशन, ये रोटेशन जो थी उनकी पब्लिकेशंस का बहुत धीमा था। दूसरा कंडीशन है कि उस समय में डार्विन भाई साहब बहुत चमके हुए थे। डार्विन का जो प्रिंसिपल है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, उनकी बुक छाया हुआ था, पिक पे था। तो उस समय जो चर्चा चलती थी कि भैया बंदर से इंसान आया, तो तहलका हो गया कि भाई बंदर से कैसे इंसान आए। तो मतलब उनकी उनकी जो थेसिस थी, उनकी जो एक्सपेरिमेंट था, वो पिक पे था। लोग की मतलब कि डिजायरेशन के हिसाब से लोग को जो चाहिए होता है, जो बात करने के लिए, डिबेट करने के लिए, वो चीज़ें उनको अवेलेबल हो गई कि भाई बंदर से इंसान बने हैं। लेकिन इनकी जो एक स्ट्रेटजी था वो कैसा था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मतलब कि एस्थेटिक्स को लेकर के, मैथमेटिकल एस्थेटिक्स और लॉजिक्स को लेकर के इन्होंने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड करवाया। जो क्या था, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग थी, बट बहुत डिफ़िकल्टली जो है उसको अंडरस्टैंड किया जाता था। तो इसको लोग उतनी दिमाग पे नहीं लिए, नहीं समझ पाते थे, इग्नोर करे। जो नहीं समझता है, जैसे मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती, तो मेरे वीडियो को क्या करे, इग्नोर करे। लेकिन जैसे ही मतलब कि जो अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे क्वालिटी के बच्चे हैं, जिनको डेप्थ चाहिए, एक्चुअली डेप्थ चाहिए अपनी नीट के लिए, 11th-12th के लिए भी चाहिए, पूरे को पूरे मैं जो देता हूँ उस चीज़ों को एकदम बाकायदे, एकदम बिल्कुल बेस से टॉप पे, जीरो से हीरो ले जाने का काम करता हूँ। तो हीरो बनाने का काम करता हूँ। तो वहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आया कि भैया क्या चल रहा है, ये मैथमेटिक्स के थ्रू जो है ये क्या कर रहे हैं, बायोलॉजी को समझा रहे हैं। तो इनकी चीज़ों को बहुत सारा डिबेट है, बहुत सारा बातें हैं, अपन बातें आगे करेंगे कि फायर मेंडल जो फेल क्यों कर गए,
क्या वजह हुई थी? इनकी रीडिस्कवरी करी थी इन साइंटिस्ट मिलकर के, आपको बताया हुए थे कि कार्ल कॉलिंस था जो जर्मनी के रहने वाले थे, फिर जो है टीजर मार्क था जो ऑस्ट्रिया का ही रहने वाला था, तीसरे साइंटिस्ट के कंडीशन में हॉलैंड के हुगो डी ब्रीस, ये तीनों के तीनों मिलकर के नहीं, इंडिपेंडेंटली इनके वर्क पे अपना अपना थीसिस थे, इनके जो भी पेपर बनाया हुआ था उस पेपर पे इन्होंने वर्क करे, तो उसमें से कार्ल कॉरेंस को सबसे ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है क्योंकि मेंडल के 2 लॉ को यही प्रपोज करे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट गिवन बाय द कार्ल कॉरेंस, ठीक है ना। म्यूटेशन थ्योरी को कंडीशन हुगो डी ब्रीज, टीजर मार्क के बारे में तो रेस्ट आप जानते ही हो। चलो, तो यहाँ पे अपने बात करेंगे कि इसमें जो इनकी पेपर जो सबमिट हुई, जो 1866 में इसकी पेपर को क्या करी गई, पब्लिश करी गई, और उसके बाद जो है अपन बात करते हैं कि ये कोई रिकॉग्नाइजेशंस के मर गए। अब कंडीशन क्या है कि ये क्यों जो है फेल कर गए, why he failed to मतलब कि रिकॉग्नाइजेशंस एनीवन, तो क्या कंडीशन है यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, ठीक है ना। व्हाट आर द रीजन what are the reason behind it to failure of मेंडल के फेल होने का क्या रीज़न था, तो 2-4 पॉइंट अपन लिखेंगे यहाँ पे, तो आंसर के कंडीशन में आप दीजिए यहाँ पे कि भाई पहला बात है ही यूज्ड, उन्होंने यूज किया, ही यूज्ड स्टैटिस्टिकल, मतलब कि स्टैटिक्स मेथड ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है ना, मैथमेटिकल लॉजिक टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल प्रोसेस या फेनोमेना को समझने के लिए इन्होंने क्या किया, मैथमेटिक्स को यूज किया, स्टैटिक्स को यूज किया। पहला पॉइंट इनका ड्रॉबैक रहा। दूसरी बातें रहा जो क्या है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझ सकते हैं लेकिन बहुत डिफ़िकल्टी है, अंडरस्टैंड ये समझने में बहुत ही डिफ़िकल्ट है। दूसरी कंडीशन है कि ठीक है ना, सो दिस मेथड इज़ नॉट एक्सेप्टेड, और इसके वजह से सो दिस मेथड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय वेरियस साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट इनके मैथमेटिक्स को, इस मेथड को एक्सेप्ट नहीं किए। उसके बाद ठीक है ना, इन्होंने भी उस चीज़ों को नहीं लिया। he was he himself was not confident because he was not confident to about his work, ठीक है ना।
because he got failure in with टू मोर प्लांट्स। वो कौन कौन से प्लांट्स थे? एक तो प्लांट्स थे हॉकवीट्स जिसे हेरेशियम बोलते, और दूसरा था लबलब बीन, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते, उसको बीन बोलते। इस पे उन्होंने वर्क किया, तो इस पे उनको सक्सेस नहीं मिला, जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंट नहीं थे कि मेरा काम जो है सही है या नहीं है। मैंने क्या लिखा है कि देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि ये ऐसे बायोलॉजिस्ट थे जो क्या करे कि मैथमेटिक्स को सहारा लेकर के, स्टैटिक्स को सहारा लेकर के इसको समझने का कोशिश किया, जिसकी वजह से ये समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया, और डिफ़िकल्टी की वजह से जो है बहुत सारे साइंटिस्ट ने इनकी प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं किया, नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है ना। अब कंडीशन था कि इन्होंने भी अपने काम से कॉन्फिडेंट नहीं था, वजह था कि 2 प्लांट पे इनकी पहले भी एक्सपेरिमेंट हुई जो कि फेलियर था। ठीक है ना। हॉकवीट हेरेशियम के बाद कंडीशन है, और दूसरा जो लबलब बीन जिसे बीन बोलते हैं। अब क्या कंडीशन है कि इनको जो बात करें कि भैया इनमें अब जो बात करते हैं कि इन्होंने, अब दूसरी बात करें कि पी प्लांट को ही सिलेक्ट क्यों करें। इसका रीज़न क्या है कि पी प्लांट को सिलेक्ट करने का बहुत सारा रीज़न है। देखिए मैं बताता हूँ शॉर्ट में, उसको लिख भी दूंगा कि इनका कहने का मतलब था कि देखिए भाई जो प्लांट है, छोटा सा प्लांट होता है, उसके लाइफ स्पेन भी कम होती है, तो 3 से 4 महीने पी प्लांट, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, जल्दी ग्रो कर सकते हैं, और उसका जो भी कैरेक्टर था ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर था। और सबसे आखिरी बात है कि उनकी जो फ्लावर है बाइसेक्सुअल है। कंडीशन क्या है कि वहाँ पर दोनों चीज़ें शो होता है, मतलब कि क्रॉस पोलिनेशन भी और सेल्फ पोलिनेशन भी। तो ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर था, पोर्टेबल था, प्लांट जो है जल्दी ग्रो करके न्यू जनरेशन्स में तब्दील हो जाता था, और क्या होता था कि एक सर्टेन मेटिंग के बाद लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता था, तो वहाँ पे उसके बच्चे को सिलेक्ट करना आसान हो गया। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल के बारे में। थोड़ा सा इन्होंने फेल किया, तो रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन वर्क, बाय 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब कि अलग अलग तीनों साइंटिस्ट ने काम करा। बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछे जाते हैं। इसमें कौन कौन से थे, देखिए बेटा, सबसे पहले बात करेंगे कार्ल कॉरेंस का। किसकी बात करें? कार्ल कॉरेंस का, जो कहाँ से थे, मैं यहाँ पे कोड देता हूँ। ग्वानिन के साथ साइटोसिन का ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो कार्ल कॉरेंसी से हो गया, तो ये कहाँ के, ही बिलोंग्स टू जर्मनी। कहाँ से? जर्मनी से। ही फर्स्टली he gave to मेंडल्स लॉ, जो लॉ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। इसकी बात आगे करते हैं, असॉर्टमेंट। इनकी बात हो गई, कार्ल कॉरेंस के बारे में बात हो गई। दूसरा साइंटिस्ट हमारे पास है हुगो डी ब्रिज। ये कहाँ के? हॉलैंड के। इनके लिए क्या कोड देते हैं? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स H2। और तीसरे था
टेस्चरमैक, जो कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के। तो एडेनिन ऑलवेज पेयर विथ, एडेनिन ऑलवेज डबल बॉन्ड विथ थायमिन, आ जाएगा ना। तीनों इंडिपेंडेंटली वर्क किए। तो जाने दीजिए इसके बारे में, रीडिस्कवरी करी इन्होंने। अब कहा कि भाई मेंडल जो है व्हाई मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पे। समझ में आ रहा है ना, क्यों मेंडल ने क्या किया, सेलेक्ट किया गार्डन पी को। चलिए पहला बात यहाँ पे बात करेंगे कि इट इज a small size plant and short lifespan, and its lifespan is very short, मतलब 3 to 4 मंथ के आसपास होता, ठीक है ना, 3 से 4 महीने। दूसरा कंडीशन है कि इट हैज़ वेल डिफाइंड ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, ठीक। तीसरी बात हुई कि नंबर ऑफ प्रोजेनी is maximum from a single mating, एक ही मेटिंग से लार्ज नंबर प्रोजेनी प्रोड्यूस करे। अब दिस इजली these are easily grow in नेक्स्ट सीजन। इतने बात तो समझ में आ गया कि नेक्स्ट सीजन में इजीली क्या हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा। कैरेक्टर ऑफ प्रोजेनी कैन बी स्टडी इजीली, और क्या हो गया, कैरेक्टर ऑफ प्रोजेनी कैन बी स्टडी इजीली। ये पॉइंट सब इम्पॉर्टेंट है बेटा, इम्पॉर्टेंट है। चौथी बात क्या है कि इट प्रोड्यूसेस अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, इट प्रोड्यूसेस बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसका मतलब है कि इसमें जो पॉलिनेशन होता है, जो ब्रीडिंग होती है, पॉलिनेशन हो रहा है। पॉलिनेशन कैसा, दोनों टाइप का। एक तो कंडीशन है कि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, उसमें कोई ज़रूरत नहीं, मतलब कि एक प्लांट है, इसमें दोनों तरह के जो है फ्लावर है। ये मान लो कि मेल फ्लावर है, ये मान लो कि फीमेल फ्लावर है, ठीक है ना। फीमेल फ्लावर है, ये मेल के कंडीशन में अंतर बिंतर दिखता है ना, और इसके कंडीशन में फीमेल फ्लावर है, ठीक। ये फीमेल है, ये मेल है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ऐसा नहीं, मतलब कि इसके कंडीशन में ये एंथर और स्टिग्मा दोनों के दोनों बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया, मतलब कि दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है। तो यहाँ पे पॉलिनेशन ईजिली हो जाएगा। या तो इस जगह पे मेल पार्टनर है, ठीक है ना, फीमेल है, बट इसका जो है पॉलन ग्रेन आकर के यहाँ हो गया, तो ये क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस हो गया। और ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सेल्फ हो रहा है। बट इसकी कंडीशन में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन ईजिली हो रहा है, ठीक है ना। कब हो जा रहा है, इन बर्ड कंडीशन। लेकिन जब ये ब्लूमिंग होता है, ब्लोजिंग होता है, खुलता है, तो उसके कंडीशन में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको यदि हम एक्सपेरिमेंटिंग मटेरियल के रूप में लेता,
यदि अपन एक्सपेरिमेंटिंग मटेरियल के रूप में लेते तो उसको प्योर लाइन लेना पड़ेगा, प्योर चीज़ें लेना पड़ेगा। तो प्योर चीज़ें लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना क्या पड़ता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्रॉस पॉलिनेशन के कंडीशन में यहाँ दो चीज़ें थ्रो है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे, इसको करेंगे थोड़ा टेक्निक। कौन सा टेक्निक होता है, इमेस्कुलेशन। अब इमेस्कुलेशन क्या होता है, मैं उधर वाले पार्ट को मिटाता हूँ। इमेस्कुलेशन होता है रिमूवल ऑफ एंथर इज नॉन एज क्या, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल, ये सिंबल है bisexual flower to make unisexual flower और फीमेल फ्लावर, ठीक है, बना दिए। तो इसमें क्या क्या करते हैं हम, पहले तो उसको हटाएंगे, वो वाले पार्ट को पहले इमेस्कुलेशन कर लिए। तो इमेस्कुलेशन करने के बाद इसको क्या करते हैं, बैगिंग करते हैं। मतलब कि इसमें हमने कहा कि यहाँ पे एक हमारे पास जो है फ्लावर है, ये दोनों पार्ट है, इसके पास मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। तो हमने क्या कहा कि इसको काट दिया, कट करके हटा दिया। अब क्या करेंगे, बैगिंग कर दिए, किसी पर्चमेंट पेपर या पॉलीथीन से उसको क्या करते हैं, कवर कर देते हैं ताकि कंटामिनेशन नहीं हो जाए। अब जो है कंटामिनेशन जैसे नहीं हो तो अब मैच्योर होगा, ऑन मैच्योरेशन इसको हटाते हैं तो इसको बोलते हैं डीबैगिंग। फिर जो है पॉलिनेशन कराने के बाद जो है फिर से इसको क्या करते हैं, रीबैगिंग। तो क्या क्या करें, बैगिंग, फिर जो है क्या करेंगे, डीबैगिंग एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन होने के बाद कंटामिनेशन टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ अनदर pollen grain, इसको फिर से करते हैं अगेन बैगिंग, दैट इज नॉन एज क्या भैया, री-बैगिंग। ये प्रोसेस है। तो ये सारे क्राइटेरिया है जो क्या करे, जिसके वजह से मेंडल ने सेलेक्ट किए किसको, पी प्लांट को, गार्डन पी प्लांट को। तो चलिए, यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट है, करिए।